हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं, वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं। अब देखो, अगर किसी भी फॉर्म के सभी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अगर वो रिलेशनशिप डिसॉल्व होने के साथ साथ फॉर्म का बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, फॉर्म का बिजनेस टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है, तो इसको हम सिंपली बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मतलब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, और साथ साथ फॉर्म का बिजनेस जो है वो भी बंद हो जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग है, यानी कि ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल मतलब हो गया कि पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आना। तो जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है उसमें चेंज आती है, यानी कि पुराना रिलेशन खत्म हो जाता है और नए एग्रीमेंट के मुताबिक एक नया जो रिलेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो सिंपली इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में सभी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, और साथ में बिजनेस जो फॉर्म का बिजनेस है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो किन कारणों से होती है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है वो कब कब होती है, जब भी यहाँ पे सभी पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आती है, उसके कारण उनका जो पुराना रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, फिर नए एग्रीमेंट के मुताबिक एक नया जो रिलेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है, यानी कि उनका जो पार्टनरशिप का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फॉर्म के अंदर कोई पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में भी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, कि एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया और नए एग्रीमेंट के मुताबिक एक नया रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश हो गया। बट इन सभी केसेस में यहाँ पे फॉर्म का बिजनेस बंद नहीं होता, फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसका बिजनेस जो है वो चलता रहता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में सभी पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और साथ में फॉर्म का बिजनेस भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके मोड्स की, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो, यहाँ पे मेनली यहाँ पे टू मोड्स हैं जिसके चलते यहाँ पे फॉर्म की डिसोल्यूशन होती है। नंबर 1, डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। नंबर 2, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब एक तो यहाँ पे कोर्ट की इंटरफेरेंस के बिना भी यहाँ पे फॉर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है। नंबर 2, कोर्ट के ऑर्डर से भी यहाँ पे फॉर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है। अगर कोर्ट की इंटरफेरेंस के बिना ही यहाँ पे फॉर्म की डिसोल्यूशन होती है तो उसमें भी यहाँ पे 4 केस बनते हैं, यानी कि 4 मोड्स हैं जिसके चलते फॉर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है। नंबर 1, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। नंबर 4, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो ये 4 मोड्स हैं यहाँ पे जिसके चलते यहाँ पे जो है फॉर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है, डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट की हेडिंग के अंदर। तो अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले आ गया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि जब सभी पार्टनर्स जो है फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए एग्री हो जाते हैं, यानी कि सभी पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे देते हैं फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, या पार्टनरशिप फॉर्म का यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें अगर यहाँ पे फॉर्म को डिसॉल्व करने का प्रोविजन है, अगर उसके मुताबिक फॉर्म जो है वो डिसॉल्व की जाती है तो उसको हम सिंपली बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बाय एग्रीमेंट। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, जब सभी पार्टनर जो है फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए एग्री हो जाते हैं, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर जो उसके प्रोविजन है वो अप्लाई करके अगर फॉर्म जो है वो डिसॉल्व की जाती है तो उसको हम सिंपली बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है। नंबर 2, दूसरा आ गया कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब यहाँ पे फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है या उसको करना पड़ता है। कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे आ जाते हैं जब फॉर्म को यहाँ पे कंपल्सरी जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब कब यहाँ पे फॉर्म को जो है डिसॉल्व करना पड़ता है। अब देखो, अगर यहाँ पे फॉर्म के सभी पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी कि दिवालिया हो जाते हैं, अपनी लाइबिलिटी पे करने की पोजीशन में नहीं होते,
तो उस केस में यहाँ पे जो है फर्म डिसॉल्व कर दी जाती है। या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक पार्टनर को छोड़ के अगर बाकी पार्टनर्स भी यहाँ पे जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे जो है फर्म जो है वो डिसॉल्व की जाती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है फर्म जो है वो नहीं चला सकता है, क्योंकि फर्म यहाँ पे पार्टनरशिप जो है एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर एक को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उस केस में भी फर्म जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फर्म जो है कोई इलीगल बिजनेस करना शुरू कर देती है, कोई इलीगल बिजनेस कर रही है, उस केस में भी यहाँ पे जो है फर्म डिसॉल्व कर दी जाती है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो लीगल बिजनेस के लिए ही यहाँ पे फॉर्म की जा सकती है, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जाती। तो इसलिए अगर कोई फर्म जो है इलीगल बिजनेस कर रही है तो उसकी भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की यहाँ पे जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है, ठीक है। एट प्रेजेंट पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 जो पर्सन है वो हो सकते हैं, 50 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि एक पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अगर किसी कारणवश किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स हो जाते हैं, पार्टनर्स हो जाते हैं, उस केस में भी यहाँ पे जो है फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे केसेस हैं जब यहाँ पे फर्म की कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो होती है वो हो जाती है। अब नंबर 3 इसमें आ गया डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके चलते यहाँ पे फर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है, ठीक है। केवल यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे कंटीजेंसीज सामने आ जाती हैं जिसके चलते यहाँ पे फर्म की जो डिसोल्यूशन हो जाती है। अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जब यहाँ पे फर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है। अब देखो अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जिस वेंचर के लिए फॉर्म की गई, जिस पर्पस के लिए फॉर्म की गई, अगर वो पर्पस पूरा हो जाता है, ठीक है, अगर वो पर्पस वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो फॉर्म की फिर डिसोल्यूशन कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स ने मिलकर यहाँ पे जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म की, और किस पर्पस के लिए फॉर्म की कि भाई कोई बिल्डिंग जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और मिलकर यहाँ पे जो है इसमें पैसा लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे एग्री रेशियो में आपस में बांट लेंगे। इसका मतलब इनकी जो पार्टनरशिप है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए की गई, एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए की गई, और जैसे ही वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो यानी कि पार्टनरशिप करने का उनका जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है और जैसे वो पर्पस पूरा होता है तो उसके बाद यहाँ पे फर्म जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए फॉर्म की गई है कि भाई 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, और जैसे ही यहाँ पे वो पीरियड एक्सपायर होता है तो पीरियड के एक्सपायर होने के बाद अल्टीमेटली यहाँ फर्म की डिसोल्यूशन कर दी जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या अगर यहाँ पे कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के जरिए, तो इनके चलते भी यहाँ पे जो है फर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि अगर यहाँ पे ये पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर जो है वो नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब हो गया कि जब तक यहाँ पे सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री हैं तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। बट अगर यहाँ पे कोई भी पार्टनर यहाँ पे जो है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है या उसको वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो एक नोटिस के जरिए यहाँ पे जो है फर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा मोड आ गया डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट का मतलब हो गया कि अगर कोर्ट जो है किसी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास करती है, ऐसा कोर्ट तभी कर सकती है जब मामला उसके सामने आता है। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसके चलते कोर्ट जो है वो किसी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है। अब कुछ एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब देखो, अगर कोई भी पार्टनर ल्यूनेटिक हो जाता है यानी कि पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का गिल्टी हो जाता है, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का गिल्टी प्रूव हो जाता है, उस केस में भी कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है।
या इसके अलावा अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के कैपेबल नहीं रहता है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता है, उस केस में भी कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है। या इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करता है, उस केस में भी कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है। या कोई पार्टनर अगर अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, फर्म के अंदर जो उसका शेयर होता है अगर वो किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, उस केस में भी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर जो है कोर्ट पास कर सकती है। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे कोर्ट के सामने यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न है जिसके चलते कोर्ट मानती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए तो अच्छा है, उस केस में भी कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकती है। और जब भी कोर्ट जो है डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करती है तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब मेन डिफरेंस तो मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इनका मेन डिफरेंस क्या है। तो बाकी इसके अलावा यहाँ पे और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो चलिए अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिस जान लेते हैं कि कौन कौन से बेसिस है जिसके कारण यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में डिफरेंस आ जाता है। नंबर 1 आ गया स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। अब जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें क्या है, रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स चेंज, कि जैसे यहाँ पे किसी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है तो पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो चेंज होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिलेशनशिप चेंज होता है, उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। नंबर 2 दूसरा आ गया स्टेट ऑफ बिजनेस। अब स्टेट ऑफ बिजनेस क्या रहती है, इट डजंट इफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यहाँ पे जो है फर्म के बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, द बिजनेस गेट डिसकंटिन्यू, कि जब भी यहाँ पे फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो फर्म का जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ठीक है। नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब एसेट्स और लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट है, अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड। जब पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है उस केस में यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी कि एक नई पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म की जाती है और एसेट्स और लाइबिलिटी की यहाँ पे जो है रिवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, द फर्म इज वाउंड अप एंड एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड। जबकि जब फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो उस केस में यहाँ पे जो फर्म है वो बंद कर दी जाती है, उसकी एसेट्स बेच के जो पैसा आता है उसमें से यहाँ पे जो है उसकी लाइबिलिटी जो है वो पे की जाती हैं और बाकी यहाँ पे बचता है वो पार्टनर्स के क्लेम पे करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का मोड क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो किस तरीके से होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑकर्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कहता है यहाँ पे जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो सभी पार्टनर्स के यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण ही पॉसिबल हो पाती है, कि अगर सारे यहाँ पे पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री होते हैं तभी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो सकती है। जैसे अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है तो सभी पार्टनर्स इसके लिए एग्री होने चाहिए, और अगर यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट करना है उसके लिए भी सभी पार्टनर्स जो है वो एग्री होने चाहिए। अगर कोई पार्टनर जो है रिटायर होना चाहता है उसमें भी एक कंडीशन आ जाती है कि बाकी पार्टनर इस बात के लिए एग्री होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे जो है सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना जरूरी है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑकर्स एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप और म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय ऑल पार्टनर्स और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कहता है यहाँ पे जो फर्म की डिसोल्यूशन है वो यहाँ पे पार्टनरशिप की जो टर्म्स हैं उसके एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकती है, या कोर्ट के आर्डर से भी यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सभी पार्टनर इस चीज़ के लिए एग्री हैं उस केस में भी यहाँ पे फर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसमें डिफरेंट मोड्स है जिसके चलते यहाँ पे फर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो फर्म की अकाउंटिंग बुक्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर यहाँ पे पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है उस केस में इट डजंट रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ बुक्स, कि अगर यहाँ पे पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है
तो फॉर्म की जो बुक्स होती है वो क्लोज नहीं होती, क्योंकि बिजनेस जो है वो बंद नहीं होता, बिजनेस वो कंटिन्यू रहता है। सिर्फ यहाँ पे जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो चेंज होता है, तो जिसके चलते यहाँ पे बुक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बुक्स जो है वो क्लोज नहीं होती। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या है, इट इन्वॉल्व द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अगर फॉर्म की डिसोल्यूशन होती है तो फॉर्म की जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो भी क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि अब बिजनेस जो है बंद हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आगे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा नहीं, तो अकाउंटिंग बुक्स भी यहाँ पे ओपन नहीं रहेंगी, उनको भी यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। और जितना भी क्लेम है वो फॉर्म जो है वो अपनी एसेट बेच के यहाँ पे जो है पे करती है, और जो बिजनेस है वो खत्म हो जाता है, उसी के साथ यहाँ पे बुक्स का यहाँ पे जो अकाउंटिंग बुक्स है वो भी क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। तो अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स में उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, और नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे ये टॉपिक हम कंक्लूड भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।